संजय सर, पूनम मैम, पार्थोष सर, मैं आपको वेलकम करता हूं इस सेशन में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग सर। ये आज का सेशन सर हमने रखा है स्टूडेंट्स के लिए जो उन्होंने फाइनल एग्ज़ाम अभी 10th क्लास प्री बोर्ड उन्होंने देना है सोशल साइंस के लिए, उसके लिए सेशन ऑर्गेनाइज़ किया हमने यहाँ पर। और ये अभी हमने बच्चों का प्री बोर्ड एग्ज़ाम अभी कंडक्ट किया था, आप सब ने उनकी कॉपीज़ को चेक किया है। तो मैं वहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि उस कॉपीज़ को चेक करते समय आपको क्या लगा कि बच्चों ने किस एरियाज़ में, अगर हम ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, किसी सब्जेक्ट की उस पार्ट की बात करें जहाँ पे उनकी मिस्टेक्स आपको ज़्यादा देखने को मिली, तो पहले आप मुझे ये करके एक एक करके बताएं कि किस जगह पे, किस एरियाज़ में या सेक्शन वाइज पेपर में, जैसे आप बोलते हो ए सेक्शन, बी सेक्शन, वो मिस्टेक्स जहाँ पर जो आपको ज़्यादा दिखी, जहाँ पे रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। तो संजय सर, पहले आप इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। सर, सोशल स्टडी में अच्छे नंबर गेन किए जा सकते हैं और बच्चे गेन भी करते हैं, लेकिन और अच्छा बच्चा कर सकते हैं अगर वो पार्ट फर्स्ट में सेक्शन ए में जो एमसीक्यू बेस या शार्ट बेस क्वेश्चन होते हैं जो 1 मार्क्स का बिलोंग करता है, अगर उसमें अच्छा करते हैं और मैथ में अच्छा करते हैं तो ये कम लिख करके भी बच्चे अच्छे नंबर इसमें गेन कर सकते हैं। यस, पूनम आप बताएं, आपको क्या लगा? सर, मैं एग्री हूँ संजय सर की बात से कि सेक्शन ए, क्योंकि ये सेक्शन एक डिफिकल्टी लेवल वाला पोर्शन होता है, क्योंकि इसी में ये काफ़ी डीप स्टडी मांगता है। जैसे कि क्योंकि इसमें वो इवन भी पूछ सकता है, इसी में वो डेट भी पूछ सकता है, इसी में वो डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, इसी में ट्रू एंड फॉल्स होता है, मतलब काफ़ी तरीके के क्वेश्चंस या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा इस पे डीप स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। पारितोष, आपने क्या देखा? सर, बिल्कुल सही है। एमसीक्यूज़ की तो जो डीप स्टडी की बात है वो बिल्कुल सही है, बट जो आगे के क्वेश्चंस हैं, मैं उस पर अगर बोलूँ तो सेगमेंटेशन की मैं बात करूँगा कि सब्जेक्ट वाइज उसको डिवाइड करना, क्योंकि एसएसटी में 4 पार्ट्स हैं, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी हैं। तो उसमें देखा कि कहीं ना कहीं जो डीप स्टडी अगर बच्चे करते हैं या एग्जामिनेशन के टाइम पे, अभी ये हाई टाइम है बिल्कुल, तो जो रिवीजन का जो पैटर्न है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स इस तरह से बच्चे डिवाइड कर सकें। दूसरी चीज़ ये कि जो मैप में मार्केशन की जो बात है, वहाँ पर बच्चे लिटिल बिट कंफ्यूज होते हैं, या फिर वो उनकी वजह से टीचर कहीं कंफ्यूज हो जाता है कि उन्होंने मार्क कहाँ पे किया है। तो प्रॉपरली उसको ABCD करके लिखें और उसको जो डिस्क्रिप्टिव कॉपी है उसमें भी वो आंसर को प्रॉपरली वहाँ पे मेंशन करें कि वो उन्होंने कौन सा प्लेस और किस जगह का आंसर वहाँ पे लिखा है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है बच्चों को। तो ये कुछ एरियाज़ आप लोगों ने यहाँ पर बताए बच्चों को कि जहाँ पे गलतियाँ आपको दिखाई दी हैं। अब संजय सर, ये बताइए कि जैसे हिस्ट्री की मैं बात करूँ सोशल साइंस में, तो उसके बारे में क्या फीडबैक आप देना चाहेंगे तैयारी के लिए बच्चों को? सर, हिस्ट्री में 4 चैप्टर आते हैं बोर्ड एग्जाम में, जिसमें पहला नेशनलिज्म इन यूरोप और दूसरा नेशनलिज्म इन इंडिया एंड थर्ड ग्लोबल वर्ल्ड और फोर्थ प्रिंट कल्चर है। जिसमें से आपके 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। मार्किंग स्कोर सबसे ज़्यादा नेशनलिज्म इन इंडिया करता है और उससे ही ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैथ बेस्ड हमारी हिस्ट्री से भी आते हैं, जो कि टोटल नेशनलिज्म इन इंडिया से दोनों बिलोंग करते हैं। जिसमें से खासकर गांधी जी के 3 मोमेंट है, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, और कांग्रेस के सेशन। ये 2 ही क्वेश्चन बिलोंग करते हैं। इनको अच्छे से बच्चे तैयार करें तो अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। पूनम, ज्योग्राफी के बारे में आप बच्चों को कैसे गाइड करना चाहेंगी? आप जो समय बचा है, हाँ, इस समय बचे समय में आगे जी प्लीज। ज्योग्राफी में टोटल 7 चैप्टर्स है, लेकिन जो लास्ट वाला चैप्टर है बच्चों को भी पता होगा कि जो लास्ट वाला चैप्टर है वो इसमें से सब मैप बेस्ड है। बाकी स्टार्टिंग जो 1 to 6 है उसमें उनको पढ़ने की ज़रूरत है, और खासकर डेफिनेशन से लेकर उनके 5 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे कंजर्वेशन वगैरह है या नॉन कन्वेंशनल या कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इन सब पे उनको चाहे डिफ्रेंसिएशन हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स 3, 2 या 1 में, इसको तो फोकस करना ही पड़ेगा। और खासकर मैप चूँकि ये 4 मार्क्स का मैप है, सबसे ज़्यादा मैप वो ज्योग्राफी में से लेकर आएंगे, तो ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है कि वो कौन सा उठा के दे देंगे। तो फिर भी अगर बच्चे अभी भी टाइम है, वो हर दिन 2-2 चैप्टर के भी
वो मैप अगर प्रैक्टिस करें तो वो डेफिनेटली मतलब प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट आप कह रही हैं अभी है यहाँ पर, में है। और बच्चों को जैसे आपका एग्ज़ाम है 7th को 7 मार्च को है, तो वहाँ पे भी उसको कुछ समय मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहाँ पर भी उसको मैप की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए उस समय में, उसको उसमें उन्हें वहाँ पर भी करना चाहिए, उस समय इस्तेमाल करना चाहिए मैप की प्रैक्टिस के लिए। सर पॉलिटिकल के लिए आप या सिविक्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे परितोष सर? सर पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक्स है, दोनों में जो चैप्टर्स हैं वो सेकेंड टर्म के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मनी एंड क्रेडिट है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज का जो चैप्टर है, उसमें कोई भी चीज़ बच्चा स्किप नहीं कर सकता, बट हाँ ये है कि उसमें से ग्रैब कर सकता है जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो बनते हैं, जैसे मेंबरशिप का है राज्यसभा या लोकसभा मेंबरशिप का, या नेशनल पार्टी और स्टेट लेवल पार्टीज के कंडीशंस हैं, या फिर इधर मनी एंड क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें कि इवोल्यूशन ऑफ मनी है, या फिर उसके आगे चैप्टर्स में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इंटरडिपेंडेंसी डिफरेंट सेक्टर्स को लेके है, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि अभी साल 1.5 साल पहले मोदी जी ने काफ़ी अच्छा उसमें ऑर्गेनाइज करा के अवार्ड भी दिए थे। तो ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें कि क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो लॉन्ग आंसर में जैसे 5 क्वेश्चंस बच्चे पढ़ें तो एटलीस्ट 2 की रिटन प्रैक्टिस वो ज़रूर करें, तो क्योंकि बहुत अच्छा स्कोर सिविक्स और इकोनॉमिक्स में बच्चे राइटिंग में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या आपने स्ट्रेस किया इस पार्ट के ऊपर कि ओरल ना जाए केवल, कि रीडिंग करके सेटिस्फाई ना हो जाए कि उनका काम हो गया है, तो दे शुड राइट। परफेक्ट। ओके। और एक जी और चीज मैं एडिशन करना चाहूंगी जी कि जो डिफिकल्टी हम लोगों ने देखी है वो ये कि बच्चे क्वेश्चंस को पढ़ें, बच्चे पहले क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ें और उसको समझ के फिर आंसर लिखें। उनके हो सकता है उनके दिमाग में एक टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम पे वो नहीं समझ पाते हैं। तो सर के उसका कहना चाह रहे हैं। सोशल स्टडी में क्या होता है कि नॉलेज के साथ साथ हमारा सेल्फ कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चे के सोच पर डिपेंड करते हैं और बच्चा उसे बिना पढ़े भी काफ़ी अच्छा लिख सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। इस वजह से क्वेश्चन समझना मस्ट नेसेसरी होता है। जी ये चीज़ें ज़्यादातर हमें देखने को मिलती हैं, कंफ्यूजन वाली जो पार्ट आप कहिए, या फिर ज़्यादा फोकस करने की असर्शन रीजन के जैसे क्वेश्चन है, तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस कभी कभी करेक्ट लगते हैं, तो उसमें उसके जो सेंटेंस है, जो असर्शन है, उसके परफेक्ट मीनिंग को समझना, उसके मोटिव को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सेंटेंस के रीजन और असर्शन दोनों, तभी वो करेक्ट टिक कर पाएगा। कुछ इकोनॉमिक्स बारे में सर बता दीजिए कि मैम बताइए इकोनॉमिक्स में क्या तैयारी करें बच्चे? इकोनॉमिक्स में तो कुछ डेफिनेशंस बच्चों को बताए हैं। अच्छा जी। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ या फिर एनरोलमेंट रेशियो वाले क्वेश्चंस हैं। BMI पे हाँ क्वेश्चन आता है। हाँ, बॉडी मास इंडेक्स पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन सब पहली चीज़ इन सबको वो थोड़ा पढ़े। इसके साथ साथ कुछ डिफ्रेंसिएशन है, जैसे सर ने भी कहा कि सेक्टर्स जो है 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसमें ओपन और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सब पे क्वेश्चंस कई बार पूछे हैं। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर पे क्वेश्चंस पूछे हैं, या आगे फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे क्वेश्चन जो अक्सर पूछे गए हैं बोर्ड में। अगर बच्चा उसकी प्रैक्टिस करे तो वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन से। अच्छा, मेरी एक रीडिंग ये भी है कि बच्चे जो रीडिंग टाइम होता है एग्जाम में लिखने से पहले, उसको मुझे ऐसा लगता है प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते हैं। क्या ऐसा आपके है ऐसा कि जो बच्चे रीडिंग टाइम को प्रॉपर यूज़ कर ले जाते हैं तो आंसरिंग की उनकी स्ट्रेटजी अच्छी बन जाती है? हाँ सर, वो जो रीडिंग टाइम होता है उसमें बच्चों को पहले स्ट्रेटजी ही बना लेना चाहिए कि हमें कैसे लिखना है, कौन से क्वेश्चन को पहले अडॉप्ट करना है। और मैं ये भी कहूँगा कि 1 नंबर के क्वेश्चन में सर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि अगर हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन पता है, आंसर पता है, तो हम एग्जैक्ट आंसर टिक करते हैं, नहीं तो फिर हम ऑप्शन एलिमिनेट करने का भी एक तरीका अपनाते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे टॉपिक से बहुत दूर है, ऑड मैन आउट करके उसको। हाँ, तब ऐसा भी वो करके कुछ अपने में बेटर कर सकते हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसके लिए भी अगर स्ट्रेटजी बना के लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा होता है कि वो उसी समय बना ले जो उसको शुरुआत के समय मिला रीडिंग का, तभी वो लॉन्ग क्वेश्चन की स्ट्रेटजी अगर बना ले कि क्या क्या कितना लिखना है, तो उसको लिखते समय भी ज़्यादा सोचना नहीं। 20 मिनट केवल क्वेश्चन पेपर रीडिंग के नहीं होते, उसमें बच्चे का मेन काम यही होता है कि उसे स्ट्रेटजी बनाना चाहिए कि मुझे किस ऑर्डर में और किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। ये सर आंसर में सर मैं चीज और बोलूंगा कि रिपीटिशन अननेसेसरी रिपीटिशन बच्चे कभी कभी पॉइंट्स का कर देते हैं। जी जी जी। तो पॉइंट वाइज वो प्रेफर करें लिखना, बट वैल्यू एडेड इलैबोरेट करें, वैल्यू एडेड उसको करें,
और अननेसेसरी का रिपीटिशन ना करें। और ठीक है, अगर किसी आंसर में उनको कुछ कंफ्यूजन लग रहा है या वो उसको एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ किसी टर्म को लेकर वो एक्सप्लेन करके अपना जो वर्ड है उसको, नंबर ऑफ वर्ड्स को इंक्रीज कर सकते हैं। मैडम कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपने कॉपी चेक करी होंगी कि वो 75 76 तक उन्होंने सिक्योर कर ली 80s में, तो 3-4 मार्क्स कहाँ उनके रह जाते हैं? आपको क्या लग रहा है कहाँ रह जाते हैं? एमसीक्यू जहाँ पे मैंने देखा है वो एमसीक्यू और लास्ट मैथ, ये दो ऐसे पोर्शंस हैं अच्छा, जहाँ वहाँ पर जो स्कोरर है, हाईएस्ट स्कोरर बच्चे हैं, वो गेनर्स जो है, वो वहाँ पे मार्क खा जाते हैं, वहाँ पे उनसे। क्योंकि हमारी जो बेस्ट विशेष हैं सभी स्टूडेंट्स को हैं जो अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करें, जिनकी तैयारी में भी कोई कमी है तो उसको इम्प्रूव करके और आगे लेके जाएं। अगर वो 60s में है तो 80s के लिए तैयारी करें, 80% 90%, और जो 90% पे हैं वो दे प्लान फॉर द 100%। तो ये सारी की सारी हमारी डिस्कशन उसी चीज़ों के लिए चल रही है। तो अपने इस समय को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें बच्चे को, जो भी उनके पास अभी बाकी के 15 दिन बचे हैं, 12 दिन बचे हैं, और गैप का भी अच्छा इस्तेमाल करें। तो फाइनली कुछ और कोई लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट या एडवाइस संजय सर एक लाइन बोली, एक लाइन में। सर मैं गैप जो सब्जेक्ट गैप है पेपर का, सोशल स्टडी में 5 या 6 दिन का जो गैप मिला है, मैं उसमें सजेशन दूंगा कि बच्चे अपने टाइम पे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की प्रैक्टिस जरूर करें। ड्यूरेशन अगर 3 आवर्स का पेपर है, मतलब अगर उन्हें 3 आवर्स का है तो 2 आवर्स 45 मिनट में वो क्वेश्चन को कभी कभी कहते हैं कि हम पेपर नहीं कर पाते, छूट जाता है जैसे टाइप। जरूर करें, उसकी प्रैक्टिस 2-4 पेपर सॉल्व करके जरूर करें। जी मैम आप बताएं कुछ मैं एक भी लाइन। टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करूँगी। अननेसेसरी जो 2 मार्क्स के जैसे क्वेश्चंस हैं उस पर ज़्यादा एलैबोरेशन की ज़रूरत नहीं है। और 3-5 हाँ, केस स्टडी ज़रूर अटेम्प्ट करें, केस स्टडी को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरर केस स्टडी हो सकता है। और केस स्टडी को आराम से अटेम्प्ट करें, और खासकर क्वेश्चंस को पढ़ते हुए वो अपने आंसर्स को लिखें। सर आप एक लाइन में बताइए क्या करें? आंसर करते समय अननेसेसरी बच्चे पेन चेंज करते हैं, ब्लैक ब्लू, और Okay. फिर हर एक आंसर के बाद वो लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसमें टाइम किल होता है। तो हर एक आंसर कंप्लीट होने के बाद 1 लाइन का गैप कर दें और प्रॉपर्ली उनकी कॉपी मैनेज्ड दिखे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले एमसीक्यूज करें या पहले 2 मार्क्स वाले या 3 मार्क्स वाले, जिसमें उनको 100% कॉन्फिडेंस है उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें और प्रॉपर्ली फिर आगे बढ़ें। और आंसर नंबर को अपनी आंसर शीट में बहुत अच्छे से मेंशन करें। कभी कभी उनके आंसर समझ ही नहीं आता है कि वो किस सेक्शंस क्या कर रहे हैं, वो कभी कभी लिखना ही भूल जाते हैं। अगर और पार्ट सर करना है तो मैथ में और केवल ABCD छोड़ लिख के मत छोड़े, वो उस पर्टिकुलर जगह का नाम भी लिखें। इवन एमसीक्यू करते समय भी अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर सेक्शन अपने ऑप्शन सी उसमें सेलेक्ट कर रहे हैं और सी में अगर कोई सिटी का नाम है वर्ड में, तो दे शुड राइट दैट वर्ड आल्सो इन द आंसर शीट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे बच्चों की गलतियाँ मैंने भी सर, देखी। और सबसे बड़ी बात है सीक्वेंस प्रॉपर लिखे। जैसे कई कुछ जो मैंने कॉपीज चेक की उसमें मैंने ये चीज़ फाइंड आउट किया कि सेक्शन ए है वो 1 to 20 कैरी करता है, सेक्शन बी 21 से शुरू करता है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो सेक्शन बी करके वो 1 to आंसर नंबर 1 आंसर नंबर 2 करते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस ना गड़बड़, ज़्यादा जिगजैग नंबर को ही प्रॉपर्ली फॉलो जिगजैग ज़्यादा ना करें वो। जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर में है वही क्वेश्चन नंबर नंबर पे ही फॉलो करें। जी और उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें जिसमें उनको 100% कॉन्फिडेंस है। और कुछ बच्चे मैडम रोमन नंबर में आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, ऐसे भी हैं जो आपके 1 2 3 लिखने के बजाय वो रोमन नंबर में उसमें बीच बीच में चले जाते हैं, अपने मन से बहुत कुछ ऐसा शुरू कर लेते हैं। सर, इसीलिए रोमन नंबर सब पार्ट को जैसे शो करने लगता है, इस वजह से एग्जामिनर को थोड़ा डिफिकल्टीज आती है, कुछ क्वेश्चन अनचेक रह जाते हैं। इस वजह से बस नेसेसरी है कि हमें नंबर वाइज ही लिखना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। आप लोगों ने बहुत वैल्यूएबल सजेशंस दिए अपने स्टूडेंट्स को। थैंक यू संजय सर, थैंक यू पूनम, थैंक यू पारितोष सर। बेस्ट ऑफ लक। ओके सर।